रमैया डोसा की दुकान और रंगैया समोसा की दुकान कई साल से बाजार में एक दूसरे के सामने लगाकर चला रहे थे। इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चलती थी। रंगैया को हमेशा जलन होती थी कि रमैया उससे ज्यादा कमा रहा है, और इतना ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई बात पर रमैया से लड़ते रहता था। ऐसे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन शहर में पढ़ रहे रमैया का बेटा रमेश घर आता है। अगले दिन वह अपने पिता के बाजार में लगी दुकान के पास आता है। वहां चल रही व्यापार को देख रमेश अपने पिता से कहता है, पापा, आप हमारी दुकान में ज्यादा ग्राहक लाकर ज्यादा पैसा कमाने के मार्ग नहीं सोचते हो क्या? जितना मेरा सोच है उसी से चल रहा है बेटा। जितना भी मेहनत करो वही कमाई मिल रही है। पापा, मेहनत से नहीं, चालाकी से कमाए जाते हैं पैसे। शहर में इसी डोसा को डबल दामों में बेचते हैं। रमैया बोला, अब शहर के दाम में यहाँ कैसे बेचेंगे बेटा? अगर दाम बढ़ा भी दें तो कोई भी खाने को नहीं आएगा। पापा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि शहर के दामों में यहाँ बेचें, बल्कि यह कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करें कि शहर का लाभ हमें यहाँ भी मिले। थोड़ा समझा दो। रमेश बोला, आपको समझाना नहीं, करके दिखाऊंगा। और इतने में रमेश उसकी दुकान के बाहर एक बोर्ड डालता है। उस पर लिखता है कि हमारी दुकान में जो भी यह स्पेशल डोसा खाएगा उसको 10 साधारण डोसा फ्री में मिलेंगे, पर अगर स्पेशल डोसा नहीं खा पाए तो 10 डोसा का भी पैसा देना होगा, ऐसा लिख देता है। और वही उसने बाजार में जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताना शुरू किया। यह सुनकर बहुत लोग खुशी के मारे उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं स्पेशल डोसा खाने। स्पेशल डोसा खाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, ऐसे सभी आपस में बहस करने लगे। तब रमेश उनकी दुकान के बगल में एक बड़ा सा टेबल और चेयर लगाकर जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं उनको एक के बाद एक इस कुर्सी पर बैठना होगा, ऐसा कहता है। उसके बाद ठीक उसी टेबल के पास पड़ा डोसा वह बनाकर उसे कुर्सी में बैठे आदमी के सामने पेश करता है। वहाँ मौजूद सारे लोग यही सोचते रहते हैं वह आदमी उस डोसे को खा पाएगा या नहीं। आधा डोसा खाकर वह आदमी चले जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक स्पेशल डोसा खाने की कोशिश करके हार मानकर वहां से पैसे देकर चले जाते हैं। यह सब ठीक सामने वाला रंगैया सब कुछ देख रहा था। रंगैया अपने आप में यह सोचने लगा कि एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। उसे यह पता था कि एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए 3 डोसे लगते हैं, लेकिन बाकी 7 डोसा के तो पैसों का लाभ हो गया। तब उसे समझ आता है और कहता है, बाप रे, यह 3 डोसा बनाकर 7 डोसा का लाभ ले रहा है। बस रंगैया को यही जलन हुई, कुछ भी करके मुझे भी ऐसे ही पैसे कमाने होंगे, तो क्या करूँगा? ऐसे सोच सोच कर, हाँ, मैं भी उसकी तरह समोसे का कोई प्रतियोगिता लगा दूंगा। ऐसे सोचकर रंगैया उसके समोसे के दुकान के बाहर यह लिखता है कि जो भी आदमी 20 समोसा खा पाएगा उसको 10 और मुफ्त में मिल जाएंगे, पर अगर वो 20 नहीं खा पाएगा तो उसे 10 समोसा के भी पैसे देने पड़ जाएंगे। और यही बात चिल्ला चिल्ला कर बाजार में सबको बताता है। यह सुनकर बहुत सारे लोग रंगैया की दुकान आते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने जो लोग आते हैं उनमें से कई सारे आसानी से समोसे खा लेते हैं, और रंगैया के अनुसार ही वह 10 और मुफ्त में ले जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। यह देख रंगैया को चक्कर आ जाता है। शाम से पहले ही आधे से ज्यादा समोसे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे लोग वहां पर आकर
हम भी खाएंगे समोसा, हमें भी दो, कहते हैं। इस कारण वह सामने से बोर्ड हटा देता है। वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, इसीलिए वह अपनी रेडी को लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। आज तो मैं एक भी रुपया नहीं कमाया और उल्टा जो समोसे थे वह भी मुफ्त में बेच दिया हूँ। उसे चक्कर आकर वह नीचे गिर जाता है। आंखें खोलने पर एक अस्पताल के बेड पर मिलता है। उसके बगल में उसकी बीवी बैठी रहती है। मुझे क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे पूछता है। आपको चक्कर आया था और नीचे गिर गए थे, कोई अजनबी आपको यहाँ छोड़ गया, ऐसे कहते हैं। ऐसे रहते हैं, सब बड़ा हो रहा है। अरे अरे, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे शाम तक घर का मुंह भी नहीं देखते हो, लेकिन आज दोपहर से ही समोसे सारे खत्म हो गए और अब घर भी आ रहे थे, इसलिए जो भी हुआ वह अपनी बीवी को समझाता है। हे भगवान, मेरा मूर्ख पति, आप बस यह सोच रहे थे कि कितने डोसा बेचने पर उसको कितना लाभ मिल रहा है, लेकिन आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि कितने समोसे बेचने पे कितना लाभ होगा। यह प्रतियोगिता शुरू करने से पहले आपको यह सब सोचना था। आपने सोचा भी नहीं, यह तो होना ही था। तब रंगैया को समझ आता है कि किसी और को देखकर हमें वही काम नहीं दोहराना चाहिए और पहले खुद की ओर देखना चाहिए। कुछ करने से पहले 100 बार सोचना भी चाहिए, तब हम सब खुश रह पाएंगे, यह समझाता है रंगैया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम कुछ सच्चे और झूठे दोस्तों की कहानी सुनेंगे। पर उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरन भी रहता था। वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वो अपने मन, क्रम, वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का भी स्वास्थ्य खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपनी मेहनत से चारों ओर हरियाली फैला रखता था। एक बार रंगीला स्वयं भी बीमार पड़ गया। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर आगे गया और उसने देखा 2 हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वो बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे। अरे रंगीला, कैसे हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए आए हैं। हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए हैं। अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है और कोई दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। तुम अपना ध्यान रखना, अच्छी दवा लेना, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों फिर से रंगीला की हरी हरी घास खाने लगे। मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है। चारों तरफ
हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। आज पेट भर कर खा लेता हूँ। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना, ये हरियाली खींच लाई है मुझे। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरणों का जब पेट भर गया तब वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाकर वो रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो, जाओ रंगीला के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसके बीमार होने पर भी हमें हरी घास खाने को मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब रंगीला के पास पहुंच गए और उसका हालचाल पूछने लगे। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उस हालचाल जानने के लिए आए हैं। उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरन उसके इलाके की घास खाने में जुट गए। कुछ हिरन फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए कुछ भी विशेष नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का मित्र मोनू भालू आ गया। उसे आने में देर हो गई थी। माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने औषधि खाई और उसे कुछ समय के बाद ही आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ रुका रहा। 2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना तो कोई घास बची थी और ना ही कोई फल बचा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह यह सोचकर उदास हो गया कि सब मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्त दिखावा ही करते हैं, सब अपने फ़ायदे का ही सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस गुलशन को फिर से सजाएंगे। इस कहानी में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लालची भाई। एक समय की बात थी। वीरा नामक एक किसान कई प्रकार के फल उगाया करता था। पूरे गांव में वह केवल एक ही किसान था जिसके पास इतने प्रकार के पेड़ थे। उन फलों को बेचकर वह बहुत पैसे कमाया करता था। उसका एक छोटा भाई था सोमेश, जो पड़ोसी गांव में रहता था। सोमेश अपने परिवार के साथ एक अच्छे से बड़े घर में रहता था। एक दिन सोमेश अपने भाई से मिलने आया। सोमेश वीरा के खेत में आम, चीकू, पपीता इतने प्रकार के फल के पेड़ों को देखकर आश्चर्य रह गया। सोमेश ने वीरा को बोला कि उसको भी एक पेड़ दे दो ताकि वह अपने बाग में उसे उगाए। वीरा सोमेश को एक आम का पौधा दे देता है और बोला, छोटे, इस प्रकार के पेड़ में बहुत ही अच्छे आम होते हैं। उनके फल काफ़ी रसीले और स्वादिष्ट होते हैं। इस पौधे का ध्यान रखोगे तो अच्छी फसल मिलेगी। सोमेश ने बड़े भाई को भरोसा दिलाया कि वह इस पौधे का अच्छे से ख्याल रखेगा। तो वह आम का पौधा अपने साथ घर ले गया और अपने नौकर चाकर को बाग में पहुंचने को कहा। पौधा जैसे जैसे बढ़ता गया,
सब लोगों की नज़र भी उस पर पड़ने लगी। अब सोमेश चिंतित होने लगा कि कहीं लोग आगे पौधे को चुरा न ले, इसीलिए उसने अपने मकान के इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ा कर दी। कुछ दिन बाद पेड़ दीवार से भी ऊंचा हो गया। 1 साल हो गया था और पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। इसी दौरान सोमेश को एक बात खाई जा रही थी कि अगर यह पेड़ फल देने लगा, कहीं नौकर लोग फलों को चुरा न ले। अब सोमेश ने और भी ऊंची दीवार खड़ी कर दी और ऊपर छत भी लगवा दी ताकि किसी को भी यह आम का पेड़ नजर न आए। एक दिन सोमेश अपने पेड़ को देखने गया। फल उगने की बजाय सारे फूल नीचे गिरे पड़े थे। सोमेश को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि कहीं बड़े भैया ने उसे बेकार पौधा तो नहीं दिया। तुरंत सोमेश ने वीरा को घर आने को बोला। वीरा बेचैन होकर जल्दी जल्दी अपने छोटे के घर पहुंचा। भैया जी, आपने सही इरादे से मुझे यह पेड़ नहीं दिया था। आप नहीं चाहते थे कि मैं भी आपकी तरह अच्छे से फल बेचकर मुनाफा कमाऊं। इतनी लालची क्यों हो? पेड़ से सुंदर फूल तो निकले, परंतु एक ही हफ्ते में सब सड़ करके नीचे ही गिर गए। आपने ऐसा क्यों किया? वीरा ने ध्यान दिया तो देखा कि पेड़ सारी दिशा से बंद था। ओ मेरे भाई, तुम्हारे लालच ने तुम्हें मूर्ख बनाया। तुमने सूर्य की किरणों को पेड़ पर आने से रोका और छत लगाकर हवा आने का भी रास्ता बंद कर दिया। तुम्हारे मूर्खता और लालच की वजह से तुमने इस पेड़ को खत्म कर दिया। ऐसा कहकर वीरा वहां से चला गया। सोमेश को एहसास हुआ कि वह खुद गलत था और अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। एक जंगल में एक हिरन घास खाने के बाद इधर उधर कूद रहा था। वो बड़ा सरफिरा था, कभी पूरब में दौड़ता, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में जाता और कभी दक्षिण में छलांग लगाता। उसे एक खरगोश ने देखा और समझाया, हिरन भैया जरा संभल कर कूदो, जंगल का इलाका है, कुछ भी हो सकता है। खरगोश भैया अपनी तो चाल निराली है, अपनी छलांग मत वाली है। इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरे कदमों की आहट पहचानता है। तुम समझे कि नहीं समझे? मुझे लगता है तुम ज़्यादा ही समझदार हो। तुम्हें अब समझाना मेरे लिए ना समझी है। इतना कहकर खरगोश वहाँ से खिसक लिया और हिरन महाराज की उछल कूद जारी रही। वो एक बार जोर से दौड़ा और दौड़ता ही चला गया। अचानक सामने पत्तियों के ढेर के पीछे एक गड्ढा आ गया, फिसल गया और गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बड़ा था इसलिए हिरन ज़्यादा डर गया। वो बाहर आने के लिए कूदने लगा लेकिन आ नहीं पाया। उसके बाद उसने मदद के लिए गुहार लगाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। निकाल लो भाई, इस गरीब की पुकार सुन लो। इस गड्ढे से कुछ दूरी पर एक बंदर आ रहा था। उसके कानों में आवाज़ पड़ी तो वो चारों तरफ देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। चारों तरफ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे मैं भूत नहीं हूँ, मुझे बचा लो भाई, बड़ा उपकार होगा। अरे भाई, तुम दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हो? क्या आकाशवाणी से बोल रहे हो? गड्ढे के पास में आओ, मेरी मदद करो। बंदर को गड्ढे के पास पत्तियों में वो गड्ढा दिखाई पड़ा। धीरे धीरे पास में पहुंच गया। अंदर देखा तो हिरन महाराज मदद की विनती कर रहे थे। अरे हिरन भाई, तुम गड्ढे के अंदर कैसे पहुंच गए? भैया, नासमझी के कारण बहुत बड़ा धोखा खा गया। अब मैं तो अंदर हूँ, सही ढंग से बता नहीं सकता। खरगोश ने समझाया था, मैं नहीं समझ पाया था और गोता खा गया। मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं निकाल पाऊँगा। अगर कोशिश भी करूँगा तो खुद ही गिर जाऊँगा। अब तो
तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और ऊंची छलांग लगानी होगी। बहुत सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए और हर कोई नई नई तरकीब सुझा रहा था। खरगोश ने एक तरीका निकाला। हिरन भाई, हम लोग तो तुम्हें निकाल नहीं पाएंगे, कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद एक भयानक बब्बर शेर आने वाला है, सुना है बड़ा ही खूंखार है और भूखा है। यदि उसने तुम्हें देखा तो समझ लो सीधा ऊपर की टिकट कट जाएगी। खरगोश की बात सुनकर हिरन डर गया। प्राण के भय से उसके अंदर ना जाने कहां से ताकत आई। उसने सांस खींचकर एक ऊंची छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपने पराक्रम पर इतराने लगा। ये पैतरा मेरा पुराना है, कभी कभी ही आजमाता हूँ और लंबी छलांग लगाता हूँ। सबके सामने अपनी बड़ाई हाँक रहा था। उसी समय सियार ने प्रश्न किया, अरे हिरन भाई, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है, इतना बड़ा गड्ढा तुम्हें नहीं दिखाई दिया? गड्ढे ने तुम्हें अंदर खींच लिया? अबे यार, सच सच बताओ, तुम गिरे कैसे? सियार के प्रश्न पर हिरन खुश हो गया और बोला, सियार भाई, तुमने अच्छा प्रश्न किया, मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ, इसलिए इसका उत्तर बताने में मुझे अधिक आसानी होगी। सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ कि मैं कैसे गिरा। हिरन पीछे गया और जोर से दौड़ता हुआ उसी गड्ढे में दोबारा गिर गया और बोला, इसी तरह मैं गड्ढे में गिर गया था। उसकी इस हरकत से सभी हैरान हो गए। अपने आप को फिर से गिरा लिया। अरे खरगोश भाई, मैं अभी फिर से छलांग लगाऊंगा और बाहर निकल आऊंगा। यह कहकर हिरन ने ऊंची छलांग लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। 2-3 बार उसने कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। ये हिरन दिमाग से पैदल है। भला कोई गड्ढे में फिर से गिरने का प्रयोग करता है? बाहर बच गया, फिर अपनी मूर्खता से फंस गया। अब तो लगता है यह खड्डे में ही रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं गड्ढे में रह नहीं सकता, मुझे तो शेर खा जाएगा। मुझे बचा लो यारो। तमाशा चलता रहा। हिरन कूद कूद कर फिर से गड्ढे में फिसलता रहा। इसके बाद बड़ा जिराफ आया और उसने गर्दन को झुकाया। फिर उसके बाद हिरन को बाहर निकाला और कहा, गड्ढे में फिर से गिरने की मूर्खता अब दोबारा मत करना, वरना अंदर ही रह जाओगे। इस तरह से मूर्ख हिरन की जान बचाई गई और उसे सब जानवरों ने जंगल में भेज दिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक समझदार चूजे की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक मुर्गी थी। मुर्गी ने 12 अंडे दिए। 10 अंडों में से प्यारे चूजे निकले, मगर 2 अंडे रह गए। कुछ समय बाद मुर्गी अपने 2 अंडों को झोपड़ी में ही छोड़कर अपने चूजों के साथ खाना ढूंढने निकली। तब उसके एक अंडे में से टूटने की आवाज आई। उसमें से एक प्यारा चूजा निकला। बेचारा चूजा अपनी माँ को ढूंढने लगा। बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूंगा, और वह अपने पैरों को हिलाते हुए अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। अपनी झोपड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि उसे घास चरती हुई गाय दिखी। चूजा गाय को बहुत उत्सुकता से देखता है और कुछ ही देर में वह गाय चूजे से पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? मासूम चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय को दया आई और वह बोली, मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी होगी। तो मेरी माँ आपसे छोटी है? चूजा बोला और अपनी माँ की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ देर बाद चूजे को एक घास खाती हुई बकरी दिखी। वह बकरी के पास गया और कहता है, तुम गाय से छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो?
बकरी बोली, हाँ मैं गाय से छोटी तो हूँ, मगर देखो मेरे 4 पाँव हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पाँव और पंख हैं। बेचारा चूजा फिर से बहुत उदास हुआ और खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे काई काई की आवाज आई। वह था कौवा। चूजे ने बकरी की कही बात याद की और कौवा से पूछा, तुम्हारे 2 पैर और पंख हैं, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा बोला, मेरे भले ही 2 पैर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊपर उड़ सकता हूँ। तुम्हारी माँ का कद मुझसे बहुत बड़ा है और उनके पाँव भी मेरे पाँव से बड़े हैं और वह काई काई नहीं करती। चूजा बहुत नाराज हुआ और कौवे को उसे देखकर दया भी आ गई। वह बोला, नाराज मत हो दोस्त, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हारी अपनी माँ मिल जाएगी। कौवे की बात सुन के चूजा प्रेरित हो गया और खोज पर निकल गया। फिर उसे क्वैक क्वैक करती हुई बतख दिखी, जिसे देखकर चूजा बहुत खुश हुआ। वह खुश होकर माँ की तरफ दौड़ा और बोला कि मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। बतख बोली, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और चूजा यह सुनते ही रोने लगा और सोचा, अब मैं अपनी माँ को कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। बतख बोली, अरे नहीं नहीं, तुम उदास मत हो। और बोली, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? चूजा उसे अपनी कहानी सुनाने लग पड़ा। फिर बतख बोली, बेटा तुम क्वैक क्वैक नहीं करते, तुम्हारी माँ कुकड़ुकू बोलती है। तभी एक कबूतर पेड़ पर बैठा यह सब सुन रहा था और उसने चूजे की मदद करने का सोचा और चूजे के पास गया। तुम इस तालाब के किनारे जाओ, वहाँ शायद तुम्हें अपनी माँ मिल जाए। चूजा कबूतर की बात मानते हुए वहाँ से निकल पड़ा और कुछ ही देर में उसने कुकड़ुकू की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ का पीछा करते हुए दौड़ा। फिर उसने एक मुर्गी को देखा जिसके 2 पैर कौवे से बड़े थे और कुकड़ुकू भी सुना। उसने तो यह सोच ही लिया कि यही उसकी माँ है और माँ माँ करता हुआ मुर्गी के पास गया। माँ ने भी उस चूजे को पहचान लिया। उसने चूजे को अपनी ओर आने को कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया और वह उसे प्यार से संतुष्ट करने लगी। मुर्गी बोली, तुम झोंपड़ी के बाहर क्यों आए? मैं तो सबके लिए खाना लेने गई थी। मुर्गी जानना चाहती थी कि वह वहाँ पर किस तरह पहुँचा। तो चूजे ने अपनी सारी कहानी बताई कि वह कैसे बहादुरी से उन तक पहुँचा। तो मुर्गी ने उसे आखिरकार गले लगा लिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। किसी गांव में एक सुरेश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहा करते थे। उनकी गीतिका नामक एक सुंदर सी बेटी थी। सुरेश हमेशा सबके सामने बेवजह गर्व से पेश आता था। उसी दिन शाम के समय में कीर्तना उनके घर पर वड़ा पाव बनाती है। कीर्तना, तुम्हारे हाथ का यह वड़ा पाव सच में बहुत स्वादिष्ट है। और इतने में उनके घर सुरेश के रिश्तेदार आते हैं। अरे सही समय पर आए हैं, मेरी बीवी अभी अभी गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रही है, बहुत स्वादिष्ट हैं। कीर्तना, जरा मेरे रिश्तेदारों के लिए भी वड़ा पाव बना कर ले आना। जी अभी लाई, यह कहकर गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाकर लाती है और उनके रिश्तेदारों को परोसती है। उनके रिश्तेदार उसे खाने के बाद कहते हैं, सुरेश, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। वाकई तुमने बिल्कुल सही बात कही कि हम सही समय पर आए हैं, वरना इतनी स्वादिष्ट वड़ा पाव हम नहीं खा पाते। मेरी बीवी जब भी वड़ा पाव बनाती है ऐसे ही एकदम स्वादिष्ट वाले ही बनाती है, इसीलिए जितनी बार भी बनाती है उतनी ही बार मैं उतने ही प्यार से खाता हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट हैं।
इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव तो कोई आसानी से नहीं बना सकता। अगर तुम्हारी बीवी ने दुकान लगाया तो लोग खरीद के खाएंगे। हाँ नरेश, अगर मैं इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती पक्का दुकान खोल देती। अगर मैं अपनी बीवी के साथ एक वड़ा पाव का दुकान शुरू करूंगा तो सभी भाई लोग खाएंगे और उन स्वादिष्ट वड़ा पाव के बारे में सारा गांव बात करेगा। यह एक अच्छा सोच है। ऐसे ही उसके रिश्तेदारों के जाने के बाद भी इस विचार के बारे में सोचता रहता है। जब कीर्तना को नजर आता है कि उसके पति किसी सोच में पड़े हैं तो उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ जी, किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हैं आप? कीर्तना, तुमने तो सुना ही है कि रिश्तेदारों ने क्या कहा। हम हमारे घर के सामने ही एक वड़ा पाव का दुकान लगाएंगे, तब मेरे रिश्तेदारों के ही तरह सारे लोग उसी की बात करेंगे। ठीक है, आपके विचार के अनुसार ही हम वड़ा पाव बनाकर बेचेंगे, लेकिन आपको अब से ऐसे बेवजह करके बातें करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये बात को मानकर अपने बर्ताव को बदलने का वचन देंगे तो हम यह व्यापार शुरू करेंगे। मेरे ख्यालों के अनुसार कुछ नहीं होगा। ठीक है कीर्तना, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अपना बर्ताव बदलूंगा। हम कल से ही वड़ा पाव बनाकर बेचेंगे। और ऐसे ही वह बाहर जाकर वड़ा पाव की तैयारी के लिए जरूरी सामान खरीदने लगा और अगले दिन नरेश का दुकान शुरू करके उसके बीवी को वड़ा पाव बनाने के लिए कहता है। कीर्तना पति की बातों के अनुसार ही वड़ा पाव बनाना शुरू करती है। स्वादिष्ट और गर्मा गर्म वड़ा पाव के लिए आइए बाबूजी आइए, जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ जाते हुए सारे लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आते हैं और वड़ा पाव लेकर उन्हें खाने लगते हैं। सुरेश, वड़ा पाव तो बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। हाँ, अब तक मैंने इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव कहीं नहीं खाया है। हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है, उसकी तरह तो और कोई वड़ा पाव नहीं बनाता। ऐसे उनको वड़ा पाव देकर उनसे पैसे लेता है। उसे रात को जब बैठकर वह आए हुए पैसों की गिनती करने बैठते हैं तो कीर्तना कहती है, अरे वाह, पहले ही दिन हमें लाभ आया है जी। निवेश के पैसों से ज़्यादा पैसे हमने कमाया है। सच में अगर हमने ऐसे ही बरकरार रखा ना तो जल्दी ही हमारा व्यापार बन जाएगा। कीर्तना, हाँ, पहले ही दिन इतने पैसे देखकर पति पत्नी दोनों खुश हो गए। ऐसे ही बहुत रोज उनके सोच के मुताबिक वड़ा पाव बनाकर उसे बेचते थे और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छा चलने लगा था। मेरे सोच के मुताबिक ही हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। किसी और की दुकान में तो इतने लोग ही नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले शुरू करने के बावजूद हमारा व्यापार बाकियों से बहुत बेहतर चल रहा है और हमेशा की तरह सुरेश वापस बेवजह के गर्भ में डूब जाता है और बाकियों को भी यही बातें सुनाते रहता है। उसी दिन दुकान को आए एक आदमी को वड़ा पाव ला कर देता है। मैं यहाँ जब भी वड़ा पाव खाता हूँ बहुत स्वादिष्ट होता है, एक भी बार इसका स्वाद नहीं बदला। हाँ हाँ, आपने सही कहा, मेरी बीवी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है। नया व्यापार होने के बावजूद बाकियों से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ऐसे ही वहाँ मौजूद सभी से बात करता है और ऐसे ही बात करते हुए उन लोगों से पैसे लेना भूल जाता है। पैसे ना लेने के कारण सभी वहां जाकर उसकी गर्व की बातें सुनकर पैसे दिए बिना चले जाते थे। कुछ दिन बाद जब सब लोग सुरेश की कमजोरी को जानने लगे तो वह वड़ा पाव मंगाकर उसे खाकर पैसे देने के लिए उसके पास जाकर वड़ा पाव के बारे में बात शुरू करने लगते थे। सुरेश उनकी बातों में पड़कर गर्व की बातें करता था और उनसे पैसे लेना भूल जाता था और कुछ देर बाद वह लोग वहां से पैसे दिए बिना चले जाते थे। सुरेश के इस बर्ताव के कारण उनके व्यापार में नुकसान होने लगा और अचानक उनके सपने टूट जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत निराश होते हैं। कीर्तना, मुझे माफ करो, इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे झूठे गर्व के कारण ही
सबको मेरी कमजोरी का पता लग गया और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। इसीलिए हमें अब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे करके बहुत दुखी होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। आज से हम हमारा व्यापार ढंग से चलाएंगे। ठीक है कीर्तना। और तब से पति पत्नी दोनों उनका वड़ा पाव का व्यापार बहुत अच्छे से चलाते हुए खुश रहने लगे।